नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री में धर्म सुधार आंदोलन, सामाजिक व धार्मिक दोनों लिखिए, सामाजिक और धार्मिक, समाज और धर्म दोनों की बात, सुधार आंदोलन। प्रश्न मिल जाते हैं छोटे बड़े सभी एग्जाम्स में। 18वीं शताब्दी का जो समय था, जो भी बात हम करेंगे, ब्रिटिश का शासन है, यहाँ पर अंग्रेज की सत्ता है, अंग्रेज शासन चला रहे हैं। जो घटनाएं यूरोप में हो रही हैं उन घटनाओं का असर भारत में भी पड़ रहा है। जो भी यूरोप में होगा उसका सीधा असर यहाँ पे इंडिया में पड़ेगा। जो भी होगा, यूरोप में किसी से युद्ध होगा पड़ोसी देश से, उसका यहाँ असर पड़ेगा। यहाँ पर सामाजिक कोई परिवर्तन होगा, असर पड़ेगा। औद्योगिक क्रांति होगी, उसका असर पड़ेगा। इंडिया उपनिवेश है तो इस हर चीज़ का असर पड़ रहा था। सकारात्मक पड़ेगा, नकारात्मक पड़ेगा, दोनों तरीके का असर पड़ेगा। भारत की दृष्टि से कुछ नकारात्मक होगा, हो सकता है कि वो अपने आप में कुछ रहा हो, उसमें सकारात्मक भी रहा हो, लेकिन यहाँ पे आके उसका असर नकारात्मक आपको दिखेगा। 18वीं शताब्दी में जब यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चली, जिसमें एक नया युग शुरू हुआ, तर्कवाद, अन्वेषणा की भावना जगी, तो वहाँ का जो समाज था वो प्रगति करने लगा। भारत में भी कुछ लोग पढ़ लिख रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो पाश्चात्य शिक्षित लोग थे, जिनकी पढ़ाई लिखाई यूरोप में हुई थी, वहाँ पर पढ़े लिखे थे। तो पढ़ाई लिखाई वहाँ पर हुई थी, वहाँ पर उनका सारा कुछ समय बीता था अपनी ज़िंदगी का, पढ़ाई वाला समय, तो वो भी उस चीज़ से अछूते नहीं रहे, वो भी उस चीज़ से प्रभावित हुए। और जब उस चीज़ से वो प्रभावित होते हैं तो भारत में भी एक नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग जो ये था वो वहाँ के प्रभावों को लेकर आता है, भारत में भी उसका प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आ गई? और ये जो पाश्चात्य शिक्षित वर्ग है, सही से समझिएगा, वैसे उसको सुनते रहिए, थोड़ा बहुत नोट करते रहिए। तो भारत में जो ये पाश्चात्य शिक्षित वर्ग है, ये सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के माध्यम से यहाँ जो समस्याएं थी समाज में, उनको दूर करने का प्रयास करेगा। बस समझ में आ गई? ओके। अब ये जो प्रयास हैं ये किन क्षेत्रों में किए जाएंगे? जैसे महिलाओं की दशा बड़ी खराब थी, महिलाओं की दशा बहुत खराब थी, है ना, इसमें किए जाएंगे। कुछ समाज में बहुत सारे जैसे अंधविश्वास व्याप्त थे, कुछ कुरीतियाँ व्याप्त थीं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जो कुरीतियाँ थीं, जो अंधविश्वास थे, इनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरीके से ये लोग प्रयास करेंगे कि ये जितनी भी समस्याएं हैं समाज में, जो भी समस्याएं होंगी, उनको दूर करने का ये लोग प्रयास करेंगे। बात समझ में आ गई? और भारत में उस समय शासन कौन कर रहा है? अंग्रेज, है ना। तो उस समय ये करना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजों के अंडर में पूरा शासन चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर अंग्रेजों के अंडर में चल रहा है तो 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी का जो ये समय है, 19वीं शताब्दी का जो समय है, तो भारत में धार्मिक और सामाजिक तौर पर जो चीज़ें हैं, अंधविश्वास हैं, कुरीतियाँ हैं, उनको अगर आप दूर करना चाहते हैं तो उनका सहयोग भी चाहिए, क्योंकि नियम कानून बनाने का काम कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। जो कर्मकांड है या कोई कुरीति है, सती प्रथा है, बहुत सारी चीज़ें और हैं, समाज में महिलाओं की स्थिति खराब है, समाज बुराइयों से जकड़ा हुआ है, धार्मिक रूप से कई ऐसी प्रथाएं चल रही हैं जो शोषण का कारण बन रही हैं, तो उन सबको दूर करने में मदद तो उनकी चाहिए ही, है ना। जो ब्राह्मण वर्ग था, कई बार जैसे सती प्रथा है, अब सती प्रथा के नाम पर कई बार आप देखेंगे कि पति की मृत्यु हो गई युद्ध में, तो वो पति के साथ चिता में जला दिया जाता था स्त्री को, है ना। अब स्त्री को क्यों जलाया जाए? ठीक है, पति के साथ वो रहती थी, दुख है उसको भी, बहुत दुखी है, लेकिन पति के ना रहने के बाद भी उसकी अपनी आइडेंटिटी तो हो सकती है, उसका अपना शरीर है, अपनी ज़िंदगी है, वो जी सकती है। लेकिन ऐसा नहीं करने दिया जाता था, ऐसा नहीं हो पाता था, ये बहुत बड़ी एक समस्या थी। तो इस कारण से जैसे शास्त्र की आड़ में हत्या, राजा राम मोहन राय कहते हैं कि ये शास्त्र की आड़ में हत्या है,
स्त्रियों का वैवाहिक जीवन अगर चलना है तो पति का जिंदा रहना जरूरी है, और वैवाहिक जीवन खत्म, मतलब वैवाहिक जीवन चलना है, इसका मतलब ये है कि वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती। जो पति है, पति दूसरा विवाह कर सकता है, कई विवाह कर, लेकिन स्त्रियां नहीं कर सकती। तो अगर वो नहीं है तो वो तुरंत जान गंवा दे, उसी के साथ चली जाए। जाति प्रथा ऐसी ही बुराई थी, एक बहुत बड़ी। अस्पृश्यता ये बहुत बड़ी बुराई थी। तो इन सब बुराइयों को दूर करने का प्रयास शुरू होगा। बहुत सारे इसमें लोग आएंगे जो अपने अपने क्षेत्र में प्रयास करेंगे, तो उनके बारे में हमको चर्चा करनी है। और ये जो चर्चा होगी, यहाँ से प्रश्न आएंगे। प्रश्न यहाँ से जो पूछे जाएंगे वो प्रश्न 2-3 प्रकार के पूछे जाएंगे। एक तो मैच करने के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, दूसरा फैक्ट बेस्ड प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा फैक्ट बेस्ड प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। किसका कौन, आप जैसे कोई संगठन है तो उसके प्रवर्तक कौन है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें संगठन और नेताओं के हिसाब से ही हम बात करेंगे, उनके अगुवाकारों के लिहाज से हम बात करेंगे, है ना। जैसे संगठन का नाम ले लें, उसके बारे में पढ़ लें कि कौन कौन उससे रिलेटेड है, और या फिर हम किसी व्यक्ति का नाम ले लें जो नेता था, जो अगुवाकार था उस संगठन का, और उसके बारे में पढ़ डालें कि घटनाक्रम क्या है उनसे रिलेटेड। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। 18वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे हैं, तो उनमें जैसे सबसे पहली जो बात आ रही है, एक आ रही है ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना है ना। तो ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से संबंधित अगर कोई धर्म सुधार आंदोलन की बात होती है तो ये पहला था, ठीक है, पहला था। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना कलकत्ता में उन्होंने की थी। कहाँ पे की थी? कोलकाता में, उस समय कलकत्ता हुआ करता था। 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना उन्होंने की थी। उद्देश्य क्या था? समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, सती विवाह है, बहुविवाह है, जाति प्रथा है, अस्पृश्यता है, वैश्यागमन है, वैश्यावृत्ति, इन सब को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। ऐसा इन्होंने अपना एक लक्ष्य साधा, ठीक है। ऐसा लक्ष्य साध के ये आगे बढ़े। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। राय, इन्हीं को भारत में पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता इनको कहा जाता है। जितनी भी समाज में बुराइयां व्याप्त हैं उन सबको दूर करने का प्रयास इन्होंने करना प्रारंभ किया। ब्रह्म समाज से देवेंद्र नाथ टैगोर भी जुड़े हुए थे। एक तो ये राजा राम मोहन राय हो गए, दूसरे इससे जुड़े हुए थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर भी इससे जुड़े हुए थे। इन्होंने भी अपनी सेवाएं इन्हें प्रदान की, है ना। आचार्य केशव चंद्र सेन भी इससे जुड़े हुए थे। ब्रह्म समाज का आचार्य इन्होंने ही नियुक्त किया था उनको। तो केशव चंद्र सेन, आगे भी इसका विभाजन भी होगा, ये भी जुड़े थे। इनको आचार्य नियुक्त किया गया था ब्रह्म समाज का, ठीक है, ये भी उसमें जुड़े थे। केशव चंद्र सेन का जो दृष्टिकोण था वो बहुत उदारवादी था, और यही उदारवादी दृष्टिकोण आगे चल के इसके विभाजन का कारण बनेगा। ये बहुत उदारवादी दृष्टिकोण के थे केशव चंद्र सेन। ये अभी राजा राम मोहन राय जब नहीं रहेंगे, ये दोनों लोग चलाने लगेंगे। बाद में इन दोनों लोगों में जब नहीं बनेगी, क्योंकि ये बहुत उदारवादी होंगे, तो इनका जो है ये ब्रह्म समाज का विभाजन इनके उदारवादी दृष्टिकोण के कारण होगा। राजा राम मोहन राय, इनके बारे में अगर हम बात करें, इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में एक जिला पड़ता है हुगली। हुगली जिले में इनका जन्म होता है। हुगली कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में राधानगर नामक स्थान होता है। 1774 की बात है। 1774 में अगर डेट भी आपसे पूछ लिया जाए तो 22 मई को इनका जन्म होता है 1774 में। कभी कभी ऐसे फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत योग्य व्यक्ति होते हैं। फारसी, अरबी, उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत आप कह सकते हैं, लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी, हिब्रू, फ्रांसीसी, हर एक भाषा में बिल्कुल पारंगत, बहुत बढ़िया इनको जानकारी होती है, निपुण होते हैं, है ना। पटना में शिक्षा प्राप्त करते हैं, वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करते हैं,
और उसके बाद में ये नौकरी पेशा भी करने लगते हैं, कुछ दिन नौकरी भी करते हैं। 1803 से 1814 के आसपास 11 साल आप मान के चलिए, 10-11 साल ये नौकरी भी करते हैं। ठीक है, इनकी जो विचारधारा थी वो पाश्चात्य दर्शन का या पाश्चात्य जो व्यवस्था थी उसका इनके ऊपर बहुत प्रभाव था। ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, धार्मिक तौर पर अगर देखें, मूर्ति पूजा, अवतारवाद का, इन सब का विरोध करते थे। ये सब पूछा जाता है तो ये एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवाद का समर्थन, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, अगर एकेश्वरवाद का कोई समर्थन करेगा तो अवतारवाद का क्या करेगा, खंडन करेगा, है ना। कोई भी आडंबर, कोई भी जितनी भी चीज़ें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि किसी भी रूप में समाज के लिए ठीक नहीं है, उन सब का इन्होंने विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, है ना। पुनर्जन्म को भी इन्होंने नहीं माना, कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म पर इन्होंने, खैर इनका एक मत है, अगर एक बार प्रश्न पूछा गया था कर्म और पुनर्जन्म पर इनके विचार क्या हैं, ये देखिए याद आ गया, तो कर्म और पुनर्जन्म पर इन्होंने कोई मत नहीं दिया, कोई मत इन्होंने दिया ही नहीं है ना। लेकिन ज़्यादातर जो ये मतलब इनकी जो चीज़ें हैं उनको अगर देखा जाए तो ये जाहिर सी बात है पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन स्पष्ट तौर पर इन्होंने कोई मत व्यक्त नहीं किया था इसमें, ये ध्यान रखना आप। राजा राम मोहन राय जो भी बातें करते थे तो उसमें सबसे बड़ी बात होती थी मानवता की, मानवीय अंतर आत्मा और तर्क की बात ये करते थे, है ना। तो उन्होंने कहा, राजा राम मोहन राय ने, कि कोई भी धर्म ग्रंथ इससे ऊपर नहीं जा सकते, और अगर वो नहीं जा सकते तो धर्म ग्रंथों को हम प्रथम नहीं मानेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है मानवीय अंतरात्मा, और मानवीय अंतरात्मा और तर्क पे जो विशुद्ध रूप से खरा उतरेगा उसको हम सही मानेंगे। फोर्थ पेपर जब एथिक्स पढ़ते हैं तो अंतरात्मा की आवाज़ की बात होती है ना। जैसे आप कोई बुरा काम करने चलते हैं तो कई बार आपकी अंतरात्मा अंदर से बाहर लगाती है कि ये जो हम कर रहे हैं सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। सबके अंदर एक गुड सोल होता है, एक अच्छी आत्मा अच्छी ही होती है। अब कितना अच्छा व्यक्ति है इस पर डिपेंड करेगी। अब जो व्यक्ति रात दिन केवल छल कपट के बारे में सोचेगा, शारीरिक सुख के बारे में सोचेगा, रात दिन वो केवल ये सोचेगा कैसे किस तरीके से शारीरिक सुख प्राप्त कर लिया जाए, या जैसे भीड़ में कोई जा रहा है, अब उसका केवल एक लक्ष्य कैसे किसी को टच कर लिया जाए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा व्यक्ति नहीं है, कम से कम जो व्यक्ति शुद्ध होगा उसी के अंदर शुद्ध विचार आएंगे। तो ऐसा व्यक्ति नहीं तो सबके अंदर एक अच्छा एक अंतरात्मा, और उसके अंदर भी होती, लेकिन वो सुन ही नहीं पाएगा जब आवाज़ लगाएगी। आत्मा जब आवाज़ लगाएगी तो वो सुन ही नहीं पाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में ये बातें। राजा राम मोहन राय की रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं। अब वो जो रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे राजा राम मोहन राय की कुछ रचनाएं हैं जो कई बार पूछी गई हैं। जैसे इनकी एक रचना है तुहफतुल मुहद्दीन, इनकी रचना है तुहफतुल मुहद्दीन। तुहफतुल मुहद्दीन, तुहफतुल मुहद्दीन, ये इनकी रचना है, एक रचना, इंपॉर्टेंट रचना है। गिफ्ट द मोनाथेइस्ट, ये भी इनकी रचना है, पारसी में इन्होंने लिखा था। गिफ्ट द मोनाथेइस्ट, ये इनकी एक रचना है। इनकी एक रचना है पिसेट्स ऑफ जीसस, पिसेट्स ऑफ जीसस, ये इनकी एक रचना है। ये रचनाएं हैं, ये रचनाएं हैं, पूछी गई हैं। संवाद कौमुदी का इन्होंने संपादन किया था, ये भी पूछा गया है। संवाद कौमुदी का संपादन किया, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये योगदान रहा है इनका। ठीक है, 1815 से इनकी यात्रा शुरू हो जाती है। साथ में इनके द्वारकानाथ टैगोर भी रहते हैं। आत्मीय सभा का गठन ये करते हैं। आत्मीय सभा का गठन 1815 में ये करते हैं। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज तब नहीं था। देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ इसमें भी वो साथी रहते हैं।
है ना, ये भी शामिल रहते हैं। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत को प्रचारित करने के लिए ऐसा ये करते हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1815 में ही होती है। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी 1815 में ही होती है। बात समझ में आ रही है? कुल मिला के सारे प्रयास ये है कि कैसे बुराइयों को दूर किया जाए, समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं उनको कैसे दूर किया जाए। आंदोलन चलाते हैं, सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाते हैं। 1829 की बात है, विलियम बेंटिक होता है। इन्हीं के प्रयासों के कारण 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है बेंटिक। ये इसका एक अच्छा कार्य है। बेंटिक का प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया, मुद्दा उठाया, उसको समझ में आया। मैंने क्या कहा था कि उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शासन सत्ता कौन संभाल रहा है, नियम कानून कौन बना रहा है, वही लोग बना रहे हैं, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। 1829 में ऐसा होता है। बात समझ में आ गई? तो ये ऐसा 1829 में ये सफलता मिलती है। राजा राम मोहन राय हमेशा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते थे। उनका कहना था कि अगर हम पूरा विकास करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। हिंदू कॉलेज की स्थापना जब इन्होंने 1817 में की थी तो उसमें हेल्प किसकी ली थी? डेविड हेयर की हेल्प ली थी। हिंदू कॉलेज 1817, हिंदू कॉलेज बनाते हैं 1817 में, तो डेविड हेयर की हेल्प लेते हैं, पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित इनकी मदद लेते हैं, इनकी मदद से स्थापना होती है। तो पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित ये हिंदू कॉलेज की स्थापना ये करते हैं। ठीक है। भारत में इसी कारण से इन्हीं कामों के कारण, इन्हीं कार्यों के कारण भारत में इनको अग्रदूत माना जाता है। किसका? एक तो सामाजिक सुधार में मैंने आपको बताया, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका काम रहता है। पत्रकारिता का भी अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि इनके काम क्या थे? इन्होंने समाचार पत्रों का समर्थन किया था। समाचार पत्र का मतलब क्या है कि आपको जानकारी मिल रही है, क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है, इसकी जानकारी मिल रही है। और ये जानकारी जब मिलेगी तो व्यक्ति का जो खोपड़ा है वो खुलेगा, थोड़ा सा वो सोचेगा विचारेगा। नहीं तो पता चला कि वो कुछ भी हो रहा है, हर एक चीज से बेखबर लाल है, वो बेखबर है। बेखबर लाल होते हैं ना, उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। कुछ लोगों का काम होता है बस सुबह नौकरी पे जाना, शाम को आना, दुनिया देश में क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं। कुछ कहोगे तो कहेंगे हमको रोटी कोई थोड़ी दे देगा। अरे बात आपकी सही है, कोई नहीं देगा। आपका परिवार है, आपके खर्चे हैं, आप अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, लेकिन आप जिस देश में रहते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत है ना। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि एक बार एक प्रश्न पूछा गया, ब्रिटिश का शासन है, तो इनका मानना था कि ब्रिटिशों से हमको सत्ता अभी नहीं लेनी चाहिए, हमको इनकी मदद करनी चाहिए, प्रशासन में भागीदारी करने का प्रयास करना चाहिए, प्रशासन में भागीदार बनना चाहिए। ये ऐसा इनका मानना था। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि अभी हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है कि जितना सुधार ब्रिटिश कर सकते हैं वो हम कर पाएँ, और अगर ऐसी दशा नहीं है तो हमको इनका सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। इस कारण से कभी कभी इनको ब्रिटिश का समर्थक भी माना जाता है, पूंजीवाद का समर्थक इनको माना जाता है, ब्रिटिश शासन का समर्थक इनको मान लिया जाता है, ब्रिटिशों का। इसी कारण से कभी पूछा जा सकता है। राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरीके से समझा था। तब उस समझ के आधार पर यह बात कह रहे थे, और ये बात किसने कही है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कही है कि ऐसे अकेले व्यक्ति थे जो समझ रहे थे। तो उनको लगता था, है ना, कि ऐसा समर्थन करेंगे तो ठीक रहेगा, इनके हेल्प से हम बहुत सारी बुराइयों को दूर कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी सोच में विकास हो सकता है। ठीक है। तो 1815, कभी कभी ये डेट 14 भी मिलती है, ध्यान रखिएगा। 14-15 में इसमें थोड़ा सा है, तो 1814-15 में ये आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं, है ना। फिर 1828 में यही कन्वर्ट होके, यही जो है ये 1828 में यही आत्मीय सभा ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रह्म समाज, जहाँ से अभी हमने शुरुआत की थी, ब्रह्म समाज में ये कन्वर्ट हो जाता है। वो तो राजा राम मोहन राय के बारे में हम पढ़ने लगे। ठीक है। तो इस तरीके से जो राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व उभर कर आता है इनके कार्यों के कारण, तो इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
महत्व मिलता है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिलता है। 1850 की बात है, अकबर द्वितीय, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अकबर द्वितीय जो शासक था, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी। और राजा की उपाधि देने के साथ अपने दूत के रूप में वहां पे विलियम चतुर्थ था उस समय, ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ। तो दो बातें यहां पर याद रखना है आपको। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने, अकबर वो सम्राट अकबर नहीं, अकबर द्वितीय ने 1850 की ये बात है, अपना दूत बनाकर भेजा था। और उस समय विलियम चतुर्थ था, विलियम चतुर्थ इसका शासन, ये सम्राट वहां हुआ करता था, तो उसके दरबार में भेजा था, है ना। और इन्हें ब्रिटिश सम्राट से मुलाकात करके क्या कहना था कि जो पेंशन दे रहे हो थोड़ा सा बढ़ा दो भाई उसको, है ना, थोड़ा सा बढ़ा दो। तो ऐसी बात उसने की थी 1850। ये तिथि थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि 1833 में तो इनकी डेथ ही हुई है। 1830 होगा, हो सकता है 1830 हो सकता है, सन पे मत जाइए। इसने भेजा था, इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, कब भेजा था ये थोड़ा सा। वहीं पे एक्चुअली ये राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल में, जब ये भेजते हैं। तो 1850 नहीं, 1833 ही होगा। 1833 में इनकी मृत्यु होती है, 1833, और ये डेट रहती है 27 सितंबर। 27 सितंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु का स्थल होता है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल ये स्थान होता है जहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, राजा राम मोहन राय की, है ना। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ब्रह्म समाज का क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा वो यही हम समाप्त करेंगे आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। वो डेट के बारे में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। याद नहीं आ रहा, 50 तो नहीं होगा, वो गलती से निकला था, 50 नहीं होगा, क्योंकि 33 में तो इनकी मृत्यु ही हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, अब क्या होता है, राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गई, तो राजा राम मोहन राय जब चले जाते हैं, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, है ना। वही सारा तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, इन सब की आलोचना करते हैं, है ना। केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त करते हैं, ये सब काम चलता रहता है। लेकिन केशव चंद्र सेन जो होते हैं, ब्रह्म समाज की हम बात कर रहे हैं, और ब्रह्म समाज की अब हम बात कर रहे हैं, अब राजा राम मोहन राय नहीं है, तो इसमें दो लोग मिलकर इसको चला रहे हैं। एक तो देवेंद्र नाथ टैगोर है और दूसरे केशव चंद्र सेन है। ये दो लोग मिलकर इसको चला रहे हैं। ये टैगोर है और ये सेन है, ये दो लोग मिलकर चला रहे हैं। इनका जो दृष्टिकोण है, ये बहुत ज़्यादा उदारवादी दृष्टिकोण है। इसी कारण से इसमें ये आचार्य भी नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन इसी कारण से बाद में क्या होता है कि थोड़ा सा इनमें अनबन होती है। विस्तार करने का काम बहुत ज़्यादा ये करते हैं, बहुत वाकपटु आदमी थे जो केशव चंद्र सेन थे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास, हर जगह पे ये विस्तृत करते हैं। ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने में इनको कोई कोर कसर ये नहीं छोड़ते हैं, है ना। लेकिन फिर देवेंद्र नाथ टैगोर से इनकी नहीं बनती है, गड़बड़ हो जाता है। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी में काम किए। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है, देवेंद्र नाथ टैगोर और भी इनके काम है, अभी मैं उस पर आ रहा हूं। जब यह ऐसा होता है, इनकी नहीं बनती है, तो केशव चंद्र जो सेन थे, केशव चंद्र सेन निकाल दिए जाते हैं उससे। और केशव चंद्र सेन जब इससे निकाले जाते हैं, तो केशव चंद्र सेन अब बाहर आ गए। तो केशव चंद्र सेन को जब बाहर निकाल देते हैं, तो केशव चंद्र सेन, जैसे केशव चंद्र सेन की भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे महिलाओं के उद्धार के रूप में जो काम इन्होंने किया, नारी शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया, अंतर्जातीय विवाह के क्षेत्र में काम किया इन्होंने। जैसे महिलाओं के उद्धार की बात ये करते हैं, अब अंतर्जातीय विवाह की बात ये समर्थन करते थे, है ना। बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। तो अब ये बहुत बड़े बड़े परिवर्तन थे उस समय के लिए। उस समय की सोसाइटी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और इन्हीं सब कारणों से फूट पड़ी। और जब फूट पड़ती है इसमें, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के जो अनुयायी होते हैं, वो आदि ब्रह्म समाज का गठन कर लेते हैं। ये बनाते हैं
आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का गठन कर लेते हैं। और ये जो केशव चंद्र सेन होते हैं ये भारतीय ब्रह्म समाज का गठन कर लेते हैं। यहां कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। और ये जो फूट पड़ती है ये पड़ती कब है? 1865 की बात है। 1865 में ये फूट पड़ती है। समझ में आ रहा है? 1865 में ये फूट पड़ जाती है। ठीक है। जैसे आपसे पूछ रहे हैं ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है, तो ये आदि ब्रह्म समाजवादियों का नारा था। ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद, ये इनका नारा था। ठीक है। अब भारतीय ब्रह्म समाज दूसरा है, ये केशव चंद्र सेन। जो भारतीय ब्रह्म समाज है ये केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया। आदि ब्रह्म समाज जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर, ये अलग करने के लिए इसको बना ले, दोनों लोग अलग अलग नाम रख लेते हैं, है ना। तो मूल ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज हो जाता है। जो ये वास्तव में केशव चंद्र सेन जो है ये भारतीय ब्रह्म समाज, ये अलग निकाले कौन जाते हैं? केशव चंद्र सेन, तो निकल कर ये बनाते हैं, तो मूल वाला वही बचता है। ये ध्यान रखना, अगर कभी ऐसे प्रश्न आ जाए या कॉन्सेप्ट बिठाना हो तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब जो भारत वाला ब्रह्म समाज है, भारतीय ब्रह्म समाज, अब केशव चंद्र सेन उसी बीच में जाते हैं लंदन की यात्रा करते हैं। केशव चंद्र सेन ही इसके मुखिया ना। तो ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा देने के लिए सरकार को तैयार करने के लिए जाते हैं और उसके लिए तैयार कर लेते हैं। और केशव चंद्र सेन फिर पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था, उसका प्रसार, स्त्रियों का उद्धार और स्त्री शिक्षा, इन सब के क्षेत्र में कोशिश करने लगते हैं, है ना। और इसी को लेके, मतलब ये सारे मुद्दे को लेके जो केशव चंद्र सेन है ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। रिफॉर्म करना है तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना करते हैं केशव चंद्र सेन। ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ चल नहीं पाता है। ब्रह्म विवाह अधिनियम का ये खुद उल्लंघन कर देते हैं। अपनी बेटी इनकी होती है, छोटी उम्र की होती है, कम उम्र उसकी होती है, और उसका विवाह कूच बिहार के महाराजा से कर देते हैं जिसकी आयु बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? तो केशव चंद्र सेन के अनुयायी कहते हैं कि तुम्हारी कथनी और करनी, ये याद रखिएगा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना ये करते हैं, सब प्रयास करते हैं, प्रयास करके पास करवाते हैं ब्रह्म विवाह अधिनियम। ब्रह्म विवाह अधिनियम कब का है बताइए? 1872। और बाद में इसी का उल्लंघन करते हैं। तब केशव चंद्र सेन के अनुयायी कहते हैं कि तुम्हारी कथनी करनी में समानता नहीं है, अंतर है। ठीक है, आदमी तुम अच्छे हो, तुमने तत्व कौमुदी लिखी, द इंडियन मैसेंजर इसका प्रकाशन किया, द संजीवनी का प्रकाशन किया, द नवभारत प्रवासी पत्र पत्रिका, ये सब है, सब आपने इसका प्रतिपादन, संपादन, लेखन कार्य किया, लेकिन वह विचारधारा अच्छी नहीं है, तुम्हारी कथनी करनी में अंतर है। नोट कर लीजिए, केशव चंद्र सेन ने तत्वबोधनी, द इंडियन मैसेंजर, द नवभारत प्रवासी, ये सब पत्र पत्रिकाएं थी जिनका प्रकाशन किया था। अब इनसे अनुयायी जो है वो नाराज होते हैं इनके, और फिर वहां से निकल के इनके अनुयायी बनाते हैं। अभी ये क्या था? भारतीय ब्रह्म समाज। यहां से निकलेंगे तो साधारण ब्रह्म समाज बनाएंगे। 1865 में पहला और 1872 में ये दूसरा विभाजन हो जाता है। आधार क्या होता है? वही जो इन्होंने उल्लंघन किया, खुद ही उसको प्रयास किया, सब कुछ किया, और उसके बाद में खुद ही उसका उल्लंघन कर गए, और इसी मुद्दे पे इनके अनुयायी इनसे नाराज हो जाते हैं, है ना। साधारण ब्रह्म समाज के जो अनुयायी हैं वो भी काम वही करेंगे, जाति प्रथा का विरोध करेंगे, मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे, नारी मुक्ति की बात करेंगे, उसका समर्थन करेंगे, है ना। और ये जो साधारण ब्रह्म समाज के प्रमुख होंगे ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ये किसका था? बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद मोहन बोस का ये साधारण ब्रह्म समाज होगा, यही इसके अगुवाकार होंगे। ठीक है, इन्होंने ही इसको तैयार किया था, इसका ढांचा, इसकी रूपरेखा इन्होंने ही तैयार किया था। यही इसके अध्यक्ष भी पहले थे।
यही इसके अध्यक्ष भी बनते हैं, यही इसके प्रेसिडेंट भी रहते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। अन्य इसमें भी और लोग भी रहते हैं। अन्य लोगों में कौन कौन लोग हैं, जैसे शिवनाथ शास्त्री हैं, एक नाम आपसे ये पूछा जाता है, शिवनाथ शास्त्री। यहां पर थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि बहुत घौंच पहुंच हो जाता है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया है। तो ये जो साधारण ब्रह्म समाज है, इसके और लोग कौन है? शिवनाथ शास्त्री इसमें हो जाएंगे। चलिए मैं इधर खड़ा हो जाता हूं, अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है। तो शिवनाथ शास्त्री हो जाएंगे, बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे, सुरेंद्र नाथ हो जाएंगे। ये नाम कभी कभी पूछे जाते हैं कौन कौन संबंधित था। द्वारिकानाथ गांगुली हो जाएंगे इसी में। ये लोग इसमें रहते हैं। बात समझ में आ गई? करेक्ट। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ध्यान रखिएगा। सुरेंद्रनाथ, अच्छा पूरा नाम एसएन बनर्जी, मैंने कभी सुरेंद्रनाथ याद कर लिया था, एसएन बनर्जी, ये सब हो जाएंगे। अब यहां पे जैसे ये तो हो जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, रूपरेखा किसने तैयार की थी, ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। लेकिन यहां पे प्रश्न कैसे बनेंगे कि ये संबंधित थे उससे कि नहीं संबंधित थे, इतना ही प्रश्न बनेगा, है ना, इतना ही तो प्रश्न बनेगा। ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर का जब जिक्र आता है तो एक बार कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है, एक सभा है तत्वबोधिनी सभा। कौन सी सभा है? तत्वबोधिनी सभा। ये क्लियर हो गया ना? इज इट क्लियर? बिल्कुल बढ़िया है ना, समझ में आ गया सब। तत्वबोधिनी सभा, इसको एक्चुअली तत्वबोधिनी सभा की स्थापना और पहले इन्होंने देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ब्रह्म समाज से जुड़े थे, लेकिन जैसे होता नहीं है कि वो अपना भी काम कुछ कर रहे हैं, इनका भी साथ दे रहे हैं, तो इस तरीके से ये था। तो तत्वबोधिनी सभा के बारे में भी, उसके डेवलपमेंट के बारे में भी हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। देवेंद्र नाथ टैगोर, तो देवेंद्र नाथ टैगोर की एक है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा, और ये जो तत्वबोधिनी सभा है, ये वास्तव में एक तत्वरंजनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। इसका पहले नाम था तत्वरंजनी सभा, तत्वरंजनी सभा। और तत्वरंजनी जो सभा है, ये स्थापित इन्होंने किया था कलकत्ता में, जोरासांकी स्थान है, वहीं पे किया था। और यही बाद में कन्वर्ट हो गई तत्वबोधिनी सभा में, परिवर्तित हो गया इसका नाम। ठीक है, इसका नाम परिवर्तित हो गया। और तत्वबोधिनी सभा जो थी, इसकी एक पत्रिका भी इसी नाम से थी। तत्वबोधिनी के नाम से एक पत्रिका भी इसकी निकलती थी, तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, इसका भी प्रारंभ इन्होंने किया। अक्षय कुमार दत्त इसके संपादक हुआ करते थे। कौन था संपादक? अक्षय कुमार दत्त। अक्षय कुमार दत्त कभी कभी पूछा जाता है, अक्षय कुमार दत्त, है ना। तत्वबोधिनी पत्रिका हो गई, सभा हो गई, इसी के नाम से एक स्कूल भी था, और यही अक्षय कुमार जो दत्त हैं, ये इसके प्राध्यापक भी थे। इस स्कूल के कुछ और टीचर्स का नाम आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इससे रिलेटेड थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ताराचंद चक्रवर्ती, प्यारेलाल मित्र, इनका सबका नाम राजेंद्र लाल मित्र। तो प्यारेलाल मित्र, राजेंद्र लाल मित्र, ये सब इससे रिलेटेड थे। ताराचंद चक्रवर्ती भी इसी से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये बात हो गई देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के साथ काम कर रहे थे, उनके विचारों से काफी प्रभावित थे, है ना। देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, देवेंद्र नाथ टैगोर ने अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर भारतीय संस्कृति पर ईसाई धर्म के जो प्रचार हो रहा था, तो ईसाई धर्म का जो प्रहार हो रहा था, ईसाई धर्म के प्रचार के माध्यम से जो कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को, उससे इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो उसका भी विरोध संघर्ष ये सारा काम किया था। बात समझ में आ रही है? ब्रह्म धर्म नाम की एक पुस्तिका का भी संचालन इन्होंने किया था, है ना। और
ये सारा काम ये कर रहे थे। केशव चंद्र सेन जब मिलते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर से, तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में बहुत बैठती है। दोनों लोग बहुत ही अच्छे विचारों वाले थे, आध्यात्मिक सोच वाले थे, सामाजिक समस्याओं के बारे में सोच सकते थे। तो ये दोनों लोग मिलके एक, उसका नाम होता है संगत सभा। मैत्री संघ, इसको संगत सभा या मैत्री संघ ये कहते हैं। तो इनकी स्थापना की थी इन्हीं दोनों ने, डीएनटी और केशव चंद्र सेन, इन दोनों ने मिलके इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसकी स्थापना भी की थी। तो ये रहा आज की इस क्लास में हमने जो देखा, वो हमने शुरुआत की और शुरुआत से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा हो गया। अब आगे और बहुत सारे, जैसे साधारण ब्रह्म समाज हम देख चुके हैं, अब प्रार्थना समाज भी आएगा। अब प्रार्थना समाज कहाँ से आएगा? प्रार्थना समाज जो है वो कुछ नहीं है। प्रार्थना समाज के बारे में चलिए देख ही लेते हैं। प्रार्थना समाज जो है वो आचार्य जो केशव चंद्र सेन थे, मुंबई में भी ये प्रयास किए। तो 1867 में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, व्यवस्थित पढ़िए, प्रार्थना समाज, क्योंकि ये चैप्टर लंबा हो जाएगा, एक क्लास और हम करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। प्रार्थना समाज जो है 1867 की बात है, 1867, वही केशव चंद्र सेन, इन्होंने महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, इन सब से मिलाकर चंद्रवारकर, इन सब को मिलाकर, मतलब इन लोगों के द्वारा, उन्हीं से प्रेरित होके ये, जैसे भंडारकर एक नाम आपने सुना होगा, जीआर भंडारकर, तो जीआर भंडारकर भी इसमें शामिल थे, अग्रणी नेता थे इसके। जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह संबंधी जो मुद्दे थे उसमें वृद्धि कर दिया जाए, मतलब जो बाल विवाह हो रहे थे तो बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का विरोध, विधवा विवाह का विरोध, विधवा विवाह का विरोध नहीं, बाल विवाह का विरोध, और विधवा विवाह हो सके, स्त्री शिक्षा बढ़ सके, इन सब को प्रोत्साहित करने के लिए, कुछ चीज़ों को रोकने के लिए, जैसे स्त्री शिक्षा प्रोत्साहित करेंगे, विधवा विवाह को रोकने का प्रयास करेंगे। गड़बड़ कर दे रहे हैं आप, विधवा विवाह होने का प्रयास होगा, सती प्रथा को रोकने का प्रयास होगा। कहने का मतलब, लिखते समय ये चीज़ें ध्यान रखा करिए। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देंगे, विधवा विवाह को क्या करेंगे, उसको भी बढ़ावा देंगे। स्त्री जो पुरुष की आयु है, स्त्री और पुरुष की, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बाल विवाह ना हो पाए। इन सबको प्रोत्साहन देने के लिए इसकी स्थापना कर दी गई, है ना। बाद में इसमें क्या हुआ, दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ, दक्कन शिक्षा सभा, इन सब की भी स्थापना हुई। जैसे पंजाब में दयाल सिंह के प्रयास से इसका प्रचार प्रसार हुआ। दक्षिण भारत में आप जाएंगे, विश्वनाथ मुदलियार आपको मिलेंगे, वेद समाज का वहाँ पे नाम बदलकर दक्षिण भारत ब्रह्म समाज रखा जाएगा। दक्षिण भारत ब्रह्म समाज वो प्रभावित होंगे इससे, ये सब चलता रहेगा, वो प्रभावित हो जाएंगे, ये सब चलता रहेगा। ठीक है। अब ब्रह्म समाजी जो है, ब्रह्म समाजी ये अपना पूरा फैला लिए थे, यानी महाराष्ट्र तक पहुंच गए थे, साउथ तक भी प्रवेश कर गए थे। विचारधारा तो वही थी ना, एक ईश्वरवाद में वैसे ही विश्वास करेंगे, है ना। महाराष्ट्र में जो संत परंपरा के बारे में हमने बात की थी, तुकाराम, गुरु रामदास, इन सब के बारे में बात की थी, उनके अनुयायी होंगे। तो प्रार्थना समाज के जो लोग होंगे वो समाज सुधार का कार्य करेंगे, सहभोज की बात करेंगे, समानता लाने पर जोर देंगे, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देंगे, विधवा विवाह को संभव बनाने की कोशिश करेंगे, अस्पृश्यता का अंत करने का प्रयास करेंगे। जो भी लिख दिया जाए सब सही है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। महादेव जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे जो थे, उनके प्रयत्न से जो ये प्रयास जो चल रहे थे, तो प्रार्थना समाज की ओर से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जैसी संस्थाएं भी स्थापित हो पाएंगी। अब आपसे पूछा जाता है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आप मारिए, महादेव गोविंद रानाडे, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी।
दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, दक्षिण शिक्षा समिति, इसकी भी स्थापना इसी से प्रेरित होकर हो पाएगी। काम सबका वही है, लक्ष्य वही है। बात समझ में आ रही? तो अगले क्लास में अब हम देखेंगे जैसे यंगमंग आंदोलन, उसमें हेनरी विवियन डेरिजियो, इनको देख लेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, उसमें और भी चीजें हमको देखनी है, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जिक्र आया था, उनके बारे में देखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के बारे में हम देख लेंगे। इन सब के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में हमको देखना है, हमको बहावी आंदोलन भी देखना है, टीटूमूर आंदोलन देखना है, फराजी आंदोलन देखना है, ठीक है, अहमदिया आंदोलन देखना है। तो इन सबको हम देख के अगली क्लास समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।